तो बच्चों हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा। तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और सामान्य रूप से देखिए जो एनसीईआरटी ने सिलेबस दिया है हमारे पास, चैप्टर का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना। तो दिस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हम सभी को पता है कि सॉलिड भी क्या है, एक मैटर है ना। हम सभी लोग ये जानते हैं कि सॉलिड भी एक मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो है नॉर्मली मैटर के का तीन फिजिकल स्टेट है। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने का जो उद्देश्य है, तो उसके सेंटर में बच्चों सॉलिड है ना। तो सॉलिड की हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी को यहाँ डील करेंगे। तो बच्चों हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये वो सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने दिया है, छोटा सा सिलेबस। तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे बेटा। कुछ पॉइंट में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, कुछ पॉइंट में इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेंगे। और दूसरा जो पॉइंट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, है ना। जैसा कि हम सभी को इलास्टिक वर्ड से ही रबड़ की फील आ जाती है बच्चों, परंतु चैप्टर का कुछ उद्देश्य है। ये तो बच्चों बचपना है कि हम लोग जो है इलास्टिक वर्ड नाम लेते ही रबड़ की फील आ जाए। तो दुनिया जैसे मैटर में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही मैटर में बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, है ना। तो हम लोग इसे समझेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये जो अगली चीज है वो क्या है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। और तीसरी बात हम लोग जो पढ़ेंगे डिटेल में बच्चों, वो पढ़ेंगे डिटेल में, तीसरी बात हम लोग जो पढ़ेंगे, नंबर थर्ड थिंग, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। तो हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे। और चौथे पॉइंट में बच्चों हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ, है ना। तो जो चौथी चीज है फोर्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ, और जो पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये पॉइंट पढ़ेंगे। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक मॉड्यूली, इलास्टिक मॉड्यूली, इलास्टिक मॉड्यूली। तो विशिष्ट रूप से बच्चों हम लोग जो है क्या करेंगे, विशिष्ट रूप से हम लोग बच्चों यहां पर ये 6 नंबर की पॉइंट में यहां पर विशिष्ट रूप से बच्चों हम लोग इलास्टिक बिहेवियर को ही सेंटर में रखेंगे। और लास्ट में जो सातवां पॉइंट है, विशिष्ट रूप से बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जो रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जेईई नीट के जो क्वेश्चन हैं उसे भी बच्चों हम लोग देखेंगे। और ये 7 नंबर के पॉइंट में बेटा हम लोग देखेंगे
एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये सातवां जो पॉइंट होगा हमारे पास, तो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड एनसीईआरटी पर हम फोकस रहेंगे। एनसीईआरटी के टर्म्स और उसकी छोटी छोटी बातों को भी हम ध्यान में रख करके उसके नोटेशन और जो भी चीज़ें हैं, तो हम एनसीईआरटी पर फोकस रहेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो ऑलरेडी आपको होंगी पहले से, फिर भी हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर चर्चा आपसे करेंगे। तो जैसे यहाँ हम समझ लें, इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट से इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों जो सॉलिड मटेरियल है तो वो एक मैटर ही है। जैसे मैटर में बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही इलास्टिसिटी भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि लास्ट में आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ये लास्ट में लिखा हुआ पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिक बिहेवियर को सेंटर में रख करके ये सारी चर्चाएं आपसे होंगी। ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है बच्चों, इसको आप देख लें। और फिर हम लोग वन बाय वन, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट नोट करेंगे शॉर्ट नोट के रूप में, और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो हम लोग जो है, आइए हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और समझते हैं पॉइंट को। ओके, तो जैसा कि चैप्टर जो है वो अब हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये एनसीईआरटी का सिलेबस आपने देख लिया, और आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करें। तो शॉर्ट नोट भी आप कॉपी कलम से बनाते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि बेटा जो भी शॉर्ट नोट आप स्वयं बनाएंगे हमारे साथ में, वही आपके काम आएगा। बाकी हम लोग जो है 2x पर करके कोई चीज़ अगर देख लें तो रियल में हमारे काम आता नहीं। एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए। बाद वाले बच्चे देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं। तो पहली रीडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो नॉर्मली मैं अगर कुछ बातें बता दूं इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट बना लिया जाएगा। तो हम लोग जो है नॉर्मली मैं अगर ये बात बता दूं, असल में चैप्टर का उद्देश्य है कि मैटर को डिफरेंट तरीके से कैसे हम यूज करें, है ना। और जब तक हम उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे तब तक हम उस मैटर को सुटेबल ढंग से यूज नहीं कर सकती, है ना। तो जैसे एक पॉइंट है, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए या हार्ड मटेरियल चाहिए या किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, वो हमें जब तक हम मैटर की प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे
तो तब तक हम उसे सुटेबल तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैं ए पॉइंट में कुछ बातें आपको बता दूं, पॉइंट ए, तो इसमें जो जानने वाली बात है, तो हम सभी को पता है कि जो सॉलिड है या रिजिड बॉडी, जैसे एक वर्ड आता है रिजिड बॉडी, है ना, तो रिजिड बॉडी आप लोग पहले से समझते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो है जैसे मैटर की प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, है ना, तो वो 100% रिजिड है या उसमें कुछ इलास्टिक बिहेवियर है। तो आपको ये नोट बनाना है कि मैटर जो है, तो मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसी मैटर का ही एक पार्ट क्या है, सॉलिड। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी है, तो ये सॉलिड में भी, वैसे हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि मैटर का फिजिकल स्टेट किस बात पर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी और, है ना, हमें पता है कि मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। तो लिक्विड और गैस इस तीनों में होता है। यहाँ विशेष रूप से जिसकी हम चर्चा करेंगे तो वो सॉलिड की चर्चा हम लोग यहाँ पर अल्टीमेटली करेंगे। और सॉलिड की चर्चा हम लोग बच्चों करेंगे यहाँ पर। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फिजिकल, ये तो क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, जो हम क्लास 9 से पढ़ते चले आए हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ये है। तो वैसे ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो कौन सी फिजिकल स्टेट को कोई मैटर गेन करेगा, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चों, आप लोग समझते होंगे कि ये दो फैक्टर मेन रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। वो है इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो नंबर 1 है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और दूसरी क्या चीज है, इंटरनल, या हम यहां पर बोलेंगे थर्मल एनर्जी, है ना, इंटरनल थर्मल एनर्जी या थर्मल एनर्जी नॉर्मली बोल दें, थर्मल एनर्जी ऑफ मैटर। तो इलास्टिक बिहेवियर पर हम केंद्रित रहेंगे। जैसा कि अगर हमसे कोई पूछे मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग छोटे छोटे क्लासों से ये बोलते चले आए हैं कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है, बाद में मैटर को कैटेगराइज किया गया है, अभी हम रैंडमली कुछ लिखेंगे, जैसा ऑक्युपाइड स्पेस शुरू से ही, है ना, ऑक्युपाई स्पेस, तो ये स्थान घेरता है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। वी कैन टच इट, टेस्ट इट। जैसे इसमें मैटर की ही प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज भी है। चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है ना। ठीक वैसे ही बच्चों प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, तो यहाँ का जो तो मेन पॉइंट है जिस पर आपका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करूंगा कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिसिटी। तो ये दो वर्ड हैं जिन पर हम लोग केंद्रित रहेंगे। वैसे मैटर की और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि वो किस तरीके से हमारे उपयोग में आने वाली है। जैसा एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं ओरली उसको बोल दे रहा हूँ। ऐसे उसमें पॉइंट लिखा गया है कि कैन बी मेक
ए स्ट्रांगर एंड लाइटर लिम्ब, यहाँ एक एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, कैन बी मेक, है ना, कैन बी मेक stronger and lighter limb, stronger and lighter limb। एनसीईआरटी ने ये एक पॉइंट लिखा है। मीनिंग ये है कि क्या हम कोई ऐसा अंग बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर हो और लाइटर भी हो, बहुत हल्का हो। अब आप सोच के देखें कि जब हम कोई ऐसा अंग बनाएंगे तो उसमें हमें, लिम्ब को बनाते समय उसमें हमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी या रिजिड प्रॉपर्टी मैटर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जैसा मैं स्टार्टिंग से ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक हम किसी भी मैटर की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी को नहीं समझते हैं तब तक हम उसे कहाँ यूज करेंगे ये डिसाइड नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे और एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हाई द शेप ऑफ रेलवे ट्रैक इज लाइक आई, है ना। जैसे ये एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, व्हाई द रेलवे ट्रैक, है ना। तो उस रेलवे ट्रैक का जो शेप है वो ये आई के जैसे ऐसे, है ना, ये ऐसा क्यों है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से यू कैन से कि आप एप्लीकेशन में इन चीज़ों को और अच्छे से भी समझेंगे। जैसे एक और शब्द है बी, एक वर्ड आता है यू कैन से, है ना, रिजिड बॉडी, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पर लिखना आवश्यक होता है। तो रिजिड बॉडी, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात इसमें ये समझी जा सकती है कि एक ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, रिजिड बॉडी। तो मीन्स रिजिड बॉडी क्या हो सकती है कि ऐसी कोई एक बॉडी हमारे पास हो जिस पर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, है ना, मान लीजिए हम इस पर क्या लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या फिर एक्सटर्नल, तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है ना। फिर भी रिजिड बॉडी को समझने के लिए यहाँ पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर, है ना, रेलवे, ये एग्जांपल हमने दिया, इसमें रिजिड बॉडी में यहाँ पर अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इस जगह या पूरे बॉडी का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो हम उसे रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है तो फिर इस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं, 100% कोई बॉडी रिजिड नहीं होती। अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर उसका शेप, साइज, ये सारी चीजें चेंज होंगी। इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट और हम देखते हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पर यूज होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, फिर भी आपको एक फील आने के लिए कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। जैसे एक वर्ड आता है डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, डिफॉर्मिंग
फोर्स। तो सिंपल सी बात है ये कि वही ये एक्सटर्नल फोर्स ही है जो किसी भी बॉडी का शेप साइज ये सब चेंज करता है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है। ये कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ही है। इसका फंक्शन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स ही है जो किसी भी which can alter the shape size of any body, है ना, which can alter which can alter which can alter the shape size which can alter the shape size of नॉन रिजिड बॉडी, है ना। अब चूंकि उसको हम आइडियल मान चुके हैं तो यहां हम इस चीज को लिख भी सकते हैं, which can alter means change, alter means change, which can alter the shape size, shape comma size of non rigid body, non rigid body, नॉन रिजिड बॉडी का जो शेप साइज चेंज कर दे तो वही एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा, है ना। एक वर्ड यहां पर आता है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, जिसको हम लोग यूज करेंगे डी पॉइंट में। एक वर्ड यूज होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ आर ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको हम बोले इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स तो ज्यादा बेटर होगा। मींस ये हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, यहां पर आप देखें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने लिखा है, इसी से कनेक्टेड ये एक दूसरा भी वर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है तो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक हम ये कह सकते हैं कि अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो ये एफ एक्सटर्नल, है ना, एफ रीस्टोरिंग जो है प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल होगा। लेकिन हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा लोड दे देंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो एक समय के बाद तो वो टूट ही जाएगा, है ना। एक समय के बाद वो चीज क्या होगी, टूट जाएगी। तो लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक जैसे जैसे हम एफ एक्सटर्नल लगाते हैं तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब एक ऐसा समय आएगा कि जब रीस्टोरिंग फोर्स नहीं बढ़ेगा और हम एफ एक्सटर्नल उस पर लगाते जाएंगे तो वो बॉडी ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो देखिए हमारी लाइफ जो है बहुत प्रकार के मैटर से घिरी हुई है, वो चाहे सॉलिड हो, सॉफ्ट हो, रिजिड हो, है ना। 100% रिजिड तो नहीं, ग्लास लाइक मटेरियल, आयरन लाइक मटेरियल, कॉपर लाइक मटेरियल, ब्रास लाइक मटेरियल। देखिए ग्लास जो है वो क्या है, ग्लास क्या है, नॉर्मली ग्लास जो है वो ब्रिटल है, लेकिन कॉपर तो ब्रिटल नहीं है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक बिहेवियर है ना। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही हम कह सकते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स बनता है, मैटर के अंदर बनता है। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इसके लिए हम बार बार वर्ड यूज करेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ये वर्ड जो है हम लोग बार बार यूज करेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये कहां से आता होगा,
ये आता होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही आएगा, है ना। तो ये कहाँ से आएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही जनरेट होगा किसी मटेरियल के अंदर, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट ये वर्क करेगा, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स कैसे वर्क करेगा, हम अगर एक छोटा सा फिगर इसके नीचे बना के आपको समझा दें तो देखिए आप, हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस चैप्टर का। तो जैसे हमारे पास दो सिचुएशन है, यहां से इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को दिखाने का जो सिंपल तरीका है, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम बहुत प्रकार से सोच सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जो सिंपल तरीका है तो उसमें जो है एक तरीका तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सिलिंड्रिकल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हमारे पास ए है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको इस पर इसे हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं, यहाँ से अगर हम इसको फिक्स कर दें तो अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल यहाँ पर लगाएं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा। और ये पूरे मैटर में लगता है, ये नॉर्मली समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सभी बच्चों को पता है कि सेम ही रहेगा, अगर ये यूनिफॉर्म ये थिकनेस की अगर रॉड है तो या एक्सटर्नल अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो या फार इस डायरेक्शन में लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी सिचुएशन हमने कहा कि ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए कि कोई हमारे पास यूनिफॉर्म थिकनेस की एक कोई रॉड है और हमने जो है यहाँ पर फोर्स लगा दिया इसको फिक्स करके, मान लीजिए इसको इस प्रकार से हमने फिक्स कर दिया और इस पर अब ये सॉलिड है, बीच में ये सब लिखने के लिए हम इसको सॉलिड नहीं बना रहे हैं, अब इसको सॉलिड मान के चलेंगे। ये दोनों रॉड कैसी है, ये दोनों रॉड नॉर्मली सॉलिड है ना। तो इस प्रकार से अगर है तो इस पर अगर हमने जो है एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगा दिया या फिर एक्सटर्नल, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। मींस ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं स्टार्टिंग में जिनको कि हमें जानना है। जैसे प्लास्टिक बिहेवियर है ना। प्लास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर को तो हम समझेंगे ही। प्लास्टिसिटी है ना, जैसे मड है या पुट्टी है, तो मड या पुट्टी वो उसको हम आइडियल प्लास्टिक बोल सकते हैं। जैसे ABCDE एक पॉइंट में यहाँ पर ई पॉइंट में आप नोट में बना सकते हैं। जैसे मड है, मड ORR पुट्टी है ना, जो पुट्टी हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक सॉलिड मटेरियल ही है, ये क्या है, सॉलिड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें ये समझना है। तो इसका नेचर क्या है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। इस सॉलिड में हम ये कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, लगभग जीरो के इक्वल है, लगभग जीरो के बराबर है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो हम ऐसे सॉलिड को क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं। और इनकी ये प्रॉपर्टी, अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स अगर जीरो है तो फिर यही प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी, और ये सॉलिड को हम जो है क्या बोलेंगे, ऐसा जो अगर हमारे पास, तो ये आइडियल प्लास्टिक है ना, आइडियल प्लास्टिक है। अब बच्चों के दिमाग में प्लास्टिक चीज आने से ये नहीं आना चाहिए
कि वही जो पॉलीथीन हम डेली प्लास्टिक अपने डेली जीवन में यूज करते हैं तो गुरुजी वही प्लास्टिक है, नहीं। यहाँ जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ ना कुछ हमें साइंटिफिक, यू कैन से कि इसका साइंटिफिक एप्लीकेशन है ना। इसकी कुछ मीनिंग निकलेगी, इससे कुछ रिजल्ट निकलेंगे, इससे मैटर को हम समझेंगे जिसके द्वारा हम मैटर का यूज कर सकें, है ना। तो आइडियल प्लास्टिक और इसका जो ये इसकी जो ये प्रॉपर्टी है तो वो प्लास्टिसिटी है ना। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है हम बोल सकते हैं, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलेंगे, है ना, प्लास्टिसिटी, है ना। तो ये हमने जो है स्टार्टिंग में बच्चों आपके साथ ABCDE कुछ पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिया। तो जैसे ग्लास जो है ब्रिटल है और बहुत छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। अब हम इसके टेक्निकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में कुछ टेक्निकल बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और फिर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, और क्वेश्चन करेंगे, राइट।